हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और आज मैं आप लोगों को फ्रिक्शन से ही रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूं। बट आज का जो हमारा न्यूमेरिकल्स है वो फोकस होगा ऑन दी इंक्लाइंड सरफेसेस के ऊपर। लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 13 में हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल्स देखा था फ्रिक्शन का, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रहा था। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के बेसिस पे था। उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स पे जो फोर्सेस लग रहे थे उसको हमने रिजॉल्व किया था, फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए थे। ओके, और उसके बाद हम लोग ने फ्रिक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करके फोर्सेस की, फ्रिक्शंस की, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और अलग अलग चीजों की वैल्यूज निकाली थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैं आपको फ्रिक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। क्यों हो जाता है, मैं इसको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसका एक कारण है। यहां पे हम डायरेक्टली पहले न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। ओके, और उसके बाद ही आपसे वो न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व होंगे, अगर आप लोग ने पहले कभी भी इसके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए हैं तो। ओके, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का जो हमारा न्यूमेरिकल्स है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल पे हम डिस्कशन करेंगे इंक्लाइंड सरफेस पे। इंक्लाइंड सरफेस का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, अभी आप क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, अभी आप सिर्फ एक डायग्राम पे ध्यान दीजिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस की बजाय किसी इंक्लाइंड प्लेन पे क्या रहता है, इंक्लाइंड प्लेन पे लाई करता है। ठीक, आपका क्योंकि फ्रिक्शन का हमारा ये यूनिट ही है, तो क्वेश्चन में आपको कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी जाती है और ये कहा जाता है कि आपका, या फिर आपको क्या किया जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि जो आपका सरफेस है वो रफ है। अगर आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सरफेस आपका रफ है, तो आप ये मान के चलिए कि उसमें हमको फ्रिक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, अब यहां पे भी जैसे पिछले लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे फ्रेंड्स, उसमें हमारे जो फोर्सेस होते थे वो हम जो फोर्सेस, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, एक फ्रिक्शनल फोर्स होता था, एक फोर्सेस होते थे। हमारे फोर्सेस क्या होते थे, हमारे प्लेन से कुछ एंगल से इंक्लाइंड होते थे, हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कुछ इंक्लाइन होते थे। तो हम क्या करते थे, फोर्सेस को उन एक्सिस में रिजॉल्व करते थे और उसके बाद समीशन एफएक्स और समीशन एफवाई लगाते थे, जो कि हमने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में पढ़ा था। यानी कि एक्स डायरेक्शन में हम कंपेयर करते थे फोर्सेस की वैल्यू और वाई डायरेक्शन में हम कंपेयर करते थे फोर्सेस की वैल्यू। अब यहां पे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बाद में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट के बाद में सॉल्यूशन करूंगा फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ प्लेन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला ना, अगर आपको क्वेश्चन फ्रिक्शन का देगा तो वो ये चीज तो लिखेगा ही लिखेगा, रफ प्लेन। रफ प्लेन का मतलब ये है कि वो आपसे ये चाह रहा है कि आप उसमें फ्रिक्शन के भी कॉन्सेप्ट को यूज करें। ओके, चलिए, A body of weight 500 न्यूटन is lying on a rough plane at an angle of 25 डिग्री। देखिए यहां पे जो बॉडी है, ये मेरी बॉडी है, ये एक इंक्लाइन प्लेन पे है जो हॉरिजॉन्टल से, यहां पे फोर्स, यहां पे अब आपका फोर्स जो है वो नहीं है यहां पे इंक्लाइन, आपका जो सरफेस है वही हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन होकर कितनी डिग्री पे है फ्रेंड्स, 25 डिग्री पे है। इट इज सपोर्टेड बाय P। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो ये P है ये फोर्स है हमारा, ठीक है, पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। ये जो फोर्स लग रहा है फ्रेंड्स, हमारा ये जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, इस बॉडी को होल्ड करने के लिए, ये फोर्स इस पैरेलल, ये जो हमारा इंक्लाइंड सरफेस है उसके पैरेलल है और ये डायग्राम से भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक, फाइंड P, हमें इस P की वैल्यू निकालनी है, फॉर विच द इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, कि मुझे P की वो वैल्यू निकालनी है जहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रहेगा का क्या मतलब है, इक्विलिब्रियम स्टेट पर रहेगा का मतलब है ये बॉडी रेस्ट की कंडीशन में ही रहेगा। ओके, अब मुझे कैसे पता कि ये बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रहेगा या नहीं रहेगा, या ये भी तो हो सकता है कि बॉडी पहले से ही रेस्ट में था। अगर बॉडी पहले से ही रेस्ट में है, अगर बॉडी पहले से ही रेस्ट में है तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। कुछ चीजें आपके दिमाग में आ सकती है फ्रेंड्स। तो देखिए उसके लिए अगला इसने एक सेंटेंस लिखा है फ्रेंड्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 20 डिग्री। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या हो रहा है, आपका एंगल कितना है, 25 डिग्री। मैंने आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो एंगल होता है फ्रिक्शन में
जिस एंगल पे इंक्लाइंड सरफेस पे जो बॉडी है स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब यह है कि अगर ये इंक्लाइंड सरफेस पैरेलल हॉरिजॉन्टल सरफेस से 20 डिग्री या उससे ऊपर में होगी तो बॉडी आपका स्लाइड करना चालू कर देगा। तो देखिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन 25 डिग्री है और यहां पे जो इंक्लिनेशन है, जो इंक्लाइंड सरफेस का इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल से, वो 20 डिग्री से ज्यादा है। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि ये बॉडी स्लाइड करेगी, और ये बॉडी स्लाइड ना हो इसी के लिए ये फोर्स P को लगाया जा रहा है। और इस फोर्स P को ऐसे लगाया जा रहा है कि बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहे, यानी कि रेस्ट कंडीशन में रहे। कोई चीज अगर डाउनवर्ड मूव करना चाह रही है तो मैं क्या कर रहा हूं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं ताकि वो रेस्ट के कंडीशन में रहे, और उसी चीज के लिए हमें इस P की वैल्यू निकालनी है। ये मेरा सवाल पूछ रहा है। तो यहां पे क्वेश्चन तो काफी क्लियर है, इंक्लाइंड सरफेस भी आ गया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पता चल रहा है। मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। अभी मैं सॉल्यूशन पे नहीं जा रहा फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा करता हूं, मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी तरह से है, ठीक है? याद रखिए, ऑब्जेक्ट अगर इंक्लाइंड है तो मैं उसे सिंपल ऐसे नहीं बना सकता, मैं ऐसे नहीं बना सकता फ्रेंड्स, मुझे उसे इंक्लाइन करके ही बनाना पड़ेगा, ठीक है? ओके, ये पॉइंट है फ्रेंड्स, यहां से लग रहा है P, ओके ओके, यहां पे लग रहा है वेट, ठीक है फ्रेंड्स? अब क्योंकि फोर्स यहां पे लग रहा है, ओके, तो फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, फ्रिक्शन कॉज ऑफ मोशन को अपोज करता है। कॉज ऑफ मोशन जो है यहां पे देखिए, कॉज ऑफ मोशन ये नीचे जाना चाह रहा है लेकिन P इसको रोक रहा है। अब P का डायरेक्शन इधर है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑब्वियसली P के अपोजिट डायरेक्शन पर ही होगा। तो मैं यहां पे इसको क्या बना देता हूं, ये मैं इसको यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स बना देता हूं, ठीक है फ्रेंड्स? मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि हमेशा रिएक्शन फोर्स भी लेना पड़ेगा जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहां पे ऑब्जेक्ट का जो सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर रिएक्शन दे रहा होगा, लेकिन कौन से डायरेक्शन में? इस इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इंक्लाइंड सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से बनेगा, ये मेरा बनेगा रिएक्शन फोर्स। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हम फोर्सेस लेते हैं, बहुत ध्यान से समझिए, जो भी हम फोर्सेस लेते हैं अगर वो हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से अगर कुछ एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, उसे रिजॉल्व करना पड़ता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पर। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पे करना चाहूंगा। तो देखिए मैं बना देता हूं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और मैं बना देता हूं एक वर्टिकल एक्सिस, ठीक है? इसको मैं मान लेता हूं x, इसको मैं मान लेता हूं y माइनस x माइनस y। ऐसे ही करते हैं फ्रेंड्स, ओके? अब यहां पे थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल कराया था उसमें हार्डली एक फोर्स रहता था, P की एक ही वैल्यू रहती थी जिसे हमें रिजॉल्व करना पड़ता था। यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मुझे कितने फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा? 1 2 3। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं फोर्सेस को रिजॉल्व कर भी लूं, लेकिन यहां की मेहनत कितनी बढ़ जाएगी फ्रेंड्स? यहां पे आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा, आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा, आपको ये एंगल पता करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ तो हमें एंगल पता करना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस सबको मेजर करना पड़ेगा, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करने के बाद उसको कॉस थीटा और साइन थीटा के कंपोनेंट में ले जाना पड़ेगा। तो आप लोग ये चीज समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके से बनाने लगूं तो ये क्वेश्चन घंटों लग जाएंगे लेकिन सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। तो अगर इसमें इतनी तकलीफ है तो हम क्या करें? आप समझ रहे होंगे मैंने क्या किया, मैंने इन फोर्सेस को, देखिए मैंने तो बिल्कुल सही डायग्राम बनाया ना, P इधर होगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, वेट हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व करते हैं। यहां पे मैंने x और y बना दिया, तो आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग फोर्सेस आपके
प्लेन पे लाइन आकर के कुछ इंक्लिनेशन बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल से, तो इन सारे फोर्सेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई में रिजॉल्व करना पड़ेगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा। ऊपर से मुझे हर फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल से प्लस विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मैंने आपको बताया रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में हम जो एंगल लेते हैं कहां से लेते हैं, फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेते हैं। तो फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी आप देखेंगे कि हमें बहुत ज्यादा एंगल्स को भी कंसीडर यहां करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा फ्रेंड्स, तो मेरा न्यूमेरिकल घंटों लग जाएंगे और फिर जाके कहीं सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसके लिए क्या किया जाए, देखिए फ्रेंड्स, हम ऐसे तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए समझते हैं क्यों नहीं करेंगे। देखिए बहुत ध्यान से समझिए, मैं इस तरह से डायग्राम बनाना चाहता हूं, इस तरह से प्लेन को कंसीडर करना चाहता हूं जहां पे मुझे रिजोल्यूशन करने के लिए फोर्स कम पड़े। मैं जितना कम रिजॉल्व करूंगा फोर्सेस को, उतना मेरा न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने आप लोगों को यह तो कहा था कि आप लोग प्लेन लेंगे हमेशा, पर मैंने आपको कभी यह नहीं कहा था कि आप प्लेन को ही इंक्लाइन नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से समझिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि आप प्लेन तो लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस एक्स माइनस वाई, आपको प्लेन के वो चारों क्वाड्रेंट कंसीडर तो करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कभी आपको यह नहीं कहा कि आपको प्लेन हमेशा ऐसा ही लेना है। आप प्लेन इंक्लाइंड भी ले सकते हैं, यह भी तो मेरा एक प्लेन है फ्रेंड्स। और अगर मैं प्लेन को इस तरह से ले लूं, आपको ये क्रॉस जैसा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं ये एक्स मान लीजिए, ये माइनस एक्स, ये वाई और ये माइनस वाई, ये भी तो मेरा एक प्लेन है फ्रेंड्स। अगर मैं प्लेन को ही इंक्लाइंड कर दूं तो मुझे फोर्सेस को कम रिजॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये मैं कैसे कर रहा हूं, और उसके बाद न्यूमेरिकल कितना इजी हो जाएगा। चलिए, आपके पास ये बॉडी है, ये आपके पास बॉडी है। थोड़ा सा मैं नीचे बना देता हूं फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में। ये आपके पास बॉडी है, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने क्या कहा, मैं प्लेन को ही इंक्लाइन कर दे रहा हूं, मतलब मैं जो ये सरफेस है, ये इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल एक्स एक्सिस को मान रहा हूं। ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बन गया फ्रेंड्स मेरा एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स, अब यहां पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। यहां पे आपका लग रहा है फोर्स, देखिए ये जो P लग रहा है यहां पे लग रहा है, यहां पे लग रहा है आपका फ्रिक्शन, यहां पे लग रहा है आपका रिएक्शन, और मात्र एक फोर्स है जो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये रहा आपका W। तो अगर मैं इस प्लेन के हिसाब से रखूं तो मुझे सिर्फ एक ही फोर्स है, सिर्फ एक फोर्स जो इसको मुझे रिजॉल्व करना पड़ेगा, वो है द वेट। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप इंक्लाइंड सरफेस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। चलिए, तो यहां ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, यहां पे ये आपका बन गया रिएक्शन। ये अलग से बनाएंगे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के लिए अलग डायग्राम रहेगा और सॉल्यूशन के लिए अलग डायग्राम रहेगा, फ्री बॉडी डायग्राम अलग रहेगा। ये आपका हो गया फ्रिक्शन, ये आपका हो गया वेट। मुझे एक बार इसको यहां रिजॉल्व करना पड़ेगा और एक बार इस डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना पड़ेगा। हमेशा एक बात याद रखेंगे, जितना एंगल आपका इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल सरफेस से बनाएगा, उतना ही एंगल ये जो वेट है, ये वेट है आपका इस वाई एक्सिस से बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, यानी कि इस केस में 25 डिग्री होगा। आप चाहे तो इसे अपने उसमें अपने नोट में ऐड कर ले। अगर ये एंगल थीटा होगा तो जो ये वाला W एंगल है इस वाई एक्सिस से, ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, माइनस वाई, इससे भी कितना बनाएगा, 25 डिग्री बनाएगा। ये मैं कैसे कह सकता हूं फ्रेंड्स, ये मैं ज्योमेट्री, बेसिक ज्योमेट्री से कह सकता हूं। आप कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल्स से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसे आसानी से बना लेंगे। मैं उस पार्ट पे नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली ये बता दे रहा हूं
कि ये जो वेट है इस माइनस वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 25 डिग्री बनाएगा, जितना एंगल पे ये जो इंक्लाइंड सरफेस है हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इजी है। अब यहां पे मेरा काम बड़ा आसान हो गया। अब यहां पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो अब मुझे इस वेट को सिर्फ इस फोर्स को ही रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाकी फोर्सेस हैं पी, रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारे के सारे हमारे एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं फ्रेंड्स, और वहां से अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को लिखेंगे। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नोट कर लिया करिए फ्रेंड्स, ओके। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज किया करिए और क्वेश्चन नोट कर लिया करिए हमेशा। चलिए, यहां पे अब आप लोग ध्यान से देखिए, अगर मैं इस फोर्स W को Y में रिजॉल्व करूंगा तो देखिए विद द एंगल रिजॉल्व हो रहा है, ये एंगल के साथ रिजॉल्व हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, W cos 25 डिग्री, यानी कि W cos थीटा। और जब ये इस यहां पे रिजॉल्व होगा तो ये यहां पे क्या बन जाएगा, W sin 25 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये जो W है यहां पे भी रिजॉल्व हो गया, यहां पे भी रिजॉल्व हो गया, तो अब मेरे पास लगभग सारी चीजें हमें मिल गई हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, मुझे सबको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करके लिखना है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में रिजॉल्व करूं, अगर मैं फॉर एक्स एक्सिस करूं, तो देखिए फ्रेंड्स क्या आ रहा है यहां पे, P इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस W साइन 25 डिग्री। ठीक है, P इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस W साइन 25 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और अगर मैं y एक्सिस के लिए करूं, फॉर y एक्सिस, तो यहां पे देखिए, यहां पे मैं लिख सकता हूं W cos 25 डिग्री इज इक्वल टू रिएक्शन, यहां से मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं रिएक्शन इज इक्वल टू W cos 25 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। आपका जो वेट का वैल्यू था 500 न्यूटन था, वेट का वैल्यू 500 न्यूटन था, आपको क्वेश्चन में मैंने बताया था फ्रेंड्स। तो देखिए यहां से पहले मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो रिएक्शन क्या आ गया, 500 cos 25 डिग्री, इसकी वैल्यू हो गई फ्रेंड्स आप लोगों की, इसकी वैल्यू हो गई 500 cos 25 453.15 न्यूटन। ठीक है फ्रेंड्स, ये रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है फ्रेंड्स, अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लूं, अगर मैं फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं P की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इंटू आर। अब यहां पे फ्रेंड्स म्यू की वैल्यू तो क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, हमें आर की वैल्यू तो हमने यहां से निकाल ली, लेकिन म्यू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी गई थी। तो म्यू की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था, आपको क्वेश्चन में एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किससे डिनोट करते हैं, फाई से, ये आपको दिया गया है 20 डिग्री। देखिए क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में आपको एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो म्यू होता है वो F/R होता है इज इक्वल टू tan फाई के बराबर होता है। यानी आप म्यू की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ 20 डिग्री। तो देखिए म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.364, 0.364 म्यू। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपकी म्यू की वैल्यू आ गई। आप लोग ने उस डायग्राम को बना लिया होगा, उस डायग्राम से ही मैंने ये 2 इक्वेशन को फॉर्म किया है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए तो मैं उस डायग्राम को भी मिटा देता हूं, ये फ्री बॉडी डायग्राम है फ्रेंड्स, इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसको बनाना जरूरी है, FBD। ठीक है, इसी से समझ में आएगा कि आप इक्वेशन को कैसे फ्रेम कर रहे हैं। डायरेक्टली इक्वेशन मत लिख दीजिएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो 5 मिनट का खेल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, चलिए, तो आपका म्यू का वैल्यू आ गया 0.364। ठीक है, रिएक्शन का वैल्यू आ गया 453.15 न्यूटन। तो फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 0.364 इंटू 453.15, ये हो जाएगा आपका 164 या 165 न्यूटन
इसे आप मान लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी गर्मी सी है। ओके, तो ये आपका फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। एक बार आपका फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया तो आप इसको क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 पर पुट कर देंगे। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, 165। आपका क्वेश्चन देखिए, इक्वेशन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है फ्रिक्शन प्लस W साइन 25 डिग्री, तो ये हो जाएगा 165 प्लस 500 साइन 25 डिग्री। तो देखिए ये क्या होगा, 376.3 न्यूटन। आपके जो P की वैल्यू आ रही है फ्रेंड्स, वो आ रही है 376.3 न्यूटन। ओके, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार आप लोगों को एक चीज समझाता हूं, मैं हमेशा लेंथी न्यूमेरिकल्स लेता हूं आप लोगों से। बीपीएससी मैं कभी भी अपने फोकस से अलग नहीं होता फ्रेंड्स। हमारा फोकस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, असिस्टेंट इंजीनियर, जनरल इंजीनियरिंग है। मैं जानता हूं वन लाइनर सवाल पूछे जाते हैं, ये भी मैं जानता हूं, बट न्यूमेरिकल्स मैं लेंथी ही लेता हूं। क्यों? उसका कारण ये है फ्रेंड्स, क्योंकि न्यूमेरिकल से ही आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो प्रोसेस होती है वो एनहेंस होती है। जब मैं स्टूडेंट था फ्रेंड, तो हमारे जो टीचर थे वो बहुत अच्छा एक कॉलेज हमारा एनआईटी रायपुर, ठीक है, एनआईटी रायपुर के प्रोफेसर थे। वो हमेशा हमें कहते थे कि जब भी आप टफ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आपके दिमाग का पोटेंशियल बढ़ता है। दिमाग का पोटेंशियल बढ़ता है तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर इंप्रूव करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जब आपकी इंप्रूव होती है तो आपसे जो छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं वो बड़ी आसानी से बनते हैं फ्रेंड्स। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों को ये सब चीज रटवाऊं ना। अगर मैं आप लोगों को ये सब चीज सिखा रहा हूं तो उसके पीछे का कारण ये है कि इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो मेरा यही फोकस है कि अगर आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि आप बेसिक्स क्वेश्चन तो डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो अब मैं क्या करता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 2 को भी यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। चलिए फ्रेंड्स, Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम लोग अब देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन pulls a weight of 60 Newton up the inclined plane. The force is applied parallel to the plane. If the inclination of the plane is 30 degree, find the coefficient of friction. बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को पिछला न्यूमेरिकल समझ में आ गया है तो डेफिनेटली ये न्यूमेरिकल बड़ी आसानी से बन जाएगा। समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डायग्राम में एक बार इसको बता देता हूं। मेरे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। ओके फ्रेंड्स, इंक्लाइन प्लेन है जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल है और ये से 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है आपका प्लेन। इस प्लेन पर एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को एक फोर्स है जो कि 40 न्यूटन का है और क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। ठीक है, पुल यानी कि खींचना। तो अगर इसको पुल करेगा तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही पुल करेगा। ये अगर ढकेलना होता तो ये पुश कहता और इसका जो डायरेक्शन होता वो होता डाउनवर्ड। ओके, तो यहां पे लिखा है कि अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन पुल्स द वेट ऑफ 60 न्यूटन, यानी कि यहां पे जो इसका वेट भी दे दिया गया है फ्रेंड्स, वो कितना दे दिया गया है, 60 न्यूटन दे दिया गया है। ठीक है, आपको बस क्या करना है, इस क्वेश्चन में फ्रिक्शनल फोर्स का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू बतानी है। बड़ा इजी सवाल है फ्रेंड्स। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले एकदम इजीली आप इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो चलिए मैं क्या करता हूं, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। ये रहा मेरा बॉडी, ये इंक्लाइंड है फ्रेंड्स। ओके, तो ये मैं इसकी जो एक्सिस होगी ये कुछ इस टाइप से होगी फ्रेंड्स। ये रहा इसका एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम पास कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे है 40 न्यूटन। ठीक है, यहां पे है इसका 60 न्यूटन। ये पॉजिटिव एक्स, ये माइनस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई।
आप इसको कह सकते हैं। नाउ मैंने आप लोगों को कहा था कि जितना एंगल ये होता है थीटा, ठीक है, जो इंक्लाइन सरफेस से जो आपका इंक्लाइन सरफेस हॉरिजॉन्टल से बनाता है, वही ये जो वेट है इस माइनस वाई से बनाएगा। तो ज्योमेट्री से मैं कह सकता हूं कि ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, आप इसको घर में कोशिश करिएगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो ये वाला एंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री आ जाएगा आप लोगों का। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। ओके, अगर फोर्स आप लोगों का इस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी क्या, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरेलल टू द इंक्लाइंड सरफेस। और ये जो हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, इस बॉडी पर एक रिएक्शन फोर्स दे रहा होगा जो कि क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखिए सरफेस के परपेंडिकुलर लगा दिया मैंने रिएक्शन फोर्स। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एक फोर्स, सिर्फ इसी फोर्स को मुझे क्या करना है, रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ रहा है, मैंने इस प्लेन को इंक्लाइन किया है और हम प्लेन को ऐसे इंक्लाइन करते हैं ताकि उसका जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके इंक्लाइंड सरफेस के क्या हो जाए फ्रेंड्स, पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो चलिए, जब ये 60 न्यूटन विथ यहां पे विद द एंगल रिजॉल्व होगा तो इस एक्सिस में होगा 60 cos 30 डिग्री और यहां पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 60 sin 30 डिग्री। ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो इसका काम हमें फिर नहीं रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन को फ्रेम करूंगा। चलिए इक्वेशन फ्रेम करते हैं फ्रेंड्स। अब काम बहुत आसान हो गया आप लोग का। ठीक है, चलिए इक्वेशन फ्रेम करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। ओके फ्रेंड्स, चलिए, तो अगर मैं एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस के लिए ध्यान से देखिए क्या होगा, 40 न्यूटन इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स प्लस 60 sin 30 डिग्री। ये हमारा पहला इक्वेशन हुआ। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 40 इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस 60 इंटू 1/2, 40 इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस ये हो गया आपका 30। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया आपका 10 न्यूटन। ठीक, नाउ वाई एक्सिस में अगर हम करें, वाई एक्सिस में, ठीक है, तो वाई एक्सिस में हम क्या कह सकते हैं, रिएक्शन इज इक्वल टू 60 cos 30 डिग्री। तो रिएक्शन का वैल्यू हो गया 60 इंटू √3/2, 30√3। ये आपका आ गया रिएक्शन का वैल्यू। ठीक, हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहां पे मैं लिख सकता हूं 10, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। यही तो मेरा जो बेसिक फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन का। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 इज इक्वल टू म्यू इंटू 30√3। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, 1/3√3। आप चाहें तो इसे डेसिमल में भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में जो आपके बीपीएससी के लेवल के जो क्वेश्चन होंगे फ्रेंड्स, वो कुछ ऐसा ही सिंपल और लॉजिकल होगा, ताकि आप देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैं आपको यहां समझा रहा हूं फ्रेंड्स, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली देखें तो हार्डली ये आपको 1 से 2 मिनट लगेगा। तो अगर बीपीएससी में इंक्लाइंड सरफेस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस लेवल का ही आएगा, इससे टफ नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आ रहा होगा। द बेसिक कॉन्सेप्ट was the inclination of the plane surfaces in which the horizontal direction of the plane was parallel to the inclined surface। ठीक है फ्रेंड्स, यही मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को यह चीज समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे ये न्यूमेरिकल्स अच्छे लग रहे हैं, अगर आप लोगों को ये चीज अच्छे समझ में आ रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर में इसे देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, जेनिक जेई स्टडी को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। बीपीएससी एई के लिए जो हम जनरल इंजीनियरिंग जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसमें बच्चों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी देखिए और मेरे सब्जेक्ट्स को ज्यादा नंबर पे देखिए, क्योंकि 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स बहुत बड़ी बात हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर से मैं आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बताऊंगा, और जो ये क्वेश्चन भी है
इस क्वेश्चन में जब मैं आप लोगों को वर्क, पावर एंड एनर्जी पढ़ाऊंगा तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आप लोगों को और भी चीजें दे सकता था। मैं आपसे ये कह सकता था कि अगर ये ब्लॉक 100 मीटर चले तो कितनी एनर्जी लग रही है, अगर ये ब्लॉक खिसक के नीचे है तो कितनी एनर्जी का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी लग सकती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी लग सकती है, हायर ग्रेड एनर्जी क्या हो सकती है, लोअर ग्रेड एनर्जी क्या हो सकती है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। मैं एक कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन को पुट कर सकता हूं, बट क्योंकि अब ये सिर्फ फ्रिक्शन से रिलेटेड था इसलिए मैंने इसको बेसिक्स रखा और एई लेवल पे भी ऐसे बेसिक सवाल ही पूछे जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए यहां तक इसको लगते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट, टेक केयर।